वेलकम स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल विकास शर्मा एंड इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। इसके अंदर हम कक्षा 12 के अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ बातों का ध्यान में रखना पड़ता है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है अर्थ का मतलब लगाया जाता है धन से, और शास्त्र का मतलब विज्ञान या ऐसा विषय सामग्री जिसका हम क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करते हैं उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। वैसे तो एडम स्मिथ ने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यानी उन्होंने इसे धन का विज्ञान कहा था। मार्शल है, उन्होंने कल्याणकारी विज्ञान कहा था, या मानव कल्याण के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको अर्थशास्त्र कहा जाता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने इसे दुर्लभता के बारे में दिया था। दुर्लभता के बारे में विज्ञान है, दुर्लभता का विज्ञान कहा जाता है। ऐसे ही जे के मेहता है, उन्होंने कहा था। सैमुलसन थे, उन्होंने कहा था। लेकिन हम यहाँ पे अर्थशास्त्र को जब शुरू से लेके चलें, थोड़ा सा आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा कि अर्थशास्त्र होता क्या है। अर्थशास्त्र किसी भी चीज़ के बारे में जो सीमित साधन है उनका हम किस प्रकार से अधिकतम उपयोग कर सकते हैं उसके बारे में कम से कम खर्च करके उसके बारे में बताया जाता है। तो अर्थशास्त्र के बारे में हम यहाँ पे जो अध्ययन करेंगे उसके बारे में बताया जाता है। पहला, अर्थशास्त्र की दो शाखाएं हैं यहाँ पे, एक तो व्यष्टि और एक समष्टि। व्यष्टि को कहते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में बताएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, यहाँ जैसे मैंने बताया कि अर्थशास्त्र की दो शाखाओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। मनुष्य सोचता तो बहुत है, इच्छा होती हैं और उसकी आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो सब आवश्यकताओं में परिवर्तित हो जाएं वो आवश्यक नहीं है। इसलिए मनुष्य की जो आवश्यकता है उनको सीमित कहा जाता है, जिनको वो पूरा कर सकता है। कोई व्यक्ति ये चाहने लगे कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो प्रधानमंत्री जब तक वो नहीं बन जाता तब तक वो आवश्यकता नहीं कहलाएगी। आवश्यकता तब बनेगी जब प्रधानमंत्री बन चुका होगा, नहीं उससे पहले वो इच्छा ही रहती है। तो इसलिए मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित होती हैं। यह संसाधनों की दुर्लभता को जन्म देता है। दुर्लभता एक ऐसा सत्य है जिसने अर्थशास्त्र को जन्म दिया है, यानी जिस चीज़ के अंदर दुर्लभता पाई जाती है, जो आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, उस चीज़ को हम अर्थशास्त्र कह सकते हैं, जिसने अर्थशास्त्र को इसमें जन्म दिया गया बताया जाता है। संसाधन जो दुर्लभ नहीं होते उनके वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं, यानी उनके स्थान पर दूसरी चीज़ को प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आजकल देखा जाए तो कोरोना के क्षेत्र में रेमडेसिविर एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा मानी जा रही है, लेकिन उसके वैकल्पिक प्रयोग में जिनका प्रयोग करके हम इसको सीमित मात्रा में कर सकते हैं कोविड को। ऐसे ही यहाँ पे इसके चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन की समस्या दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग से आवंटन से संबंधित है, यानी जो चयन किया जाता है समस्याओं का वो दुर्लभ संसाधनों पर निर्भर करती है। ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। यानी पहला पॉइंट दिया कि अर्थशास्त्र सीमित संसाधनों का होता है। अर्थशास्त्र में दूसरी चीज़ दुर्लभता पाई जाती है, दुर्लभता का वैकल्पिक प्रयोग किया जा सकता है। तीसरे नंबर पे चयन की समस्या, जब ज़्यादा चीज़ें होती है तो उनमें चयन की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है, उनके वैकल्पिक प्रयोग के आवंटन से संबंधित हो सकता है। अब आता है अर्थशास्त्र की परिभाषा। अर्थशास्त्र की परिभाषा को चयन करने के लिए हमें निम्न दो बिंदुओं पर विचार करते हैं। पहला है अर्थशास्त्र दुर्लभता की स्थिति में चयन से संबंधित व्यवहार का अध्ययन है। दुर्लभता की स्थिति में हम जो सबसे उपयुक्त वस्तु है उसका किस प्रकार से चयन करेंगे वो ये पॉइंट बताता है। दूसरा है, अन्य शब्दों में अर्थशास्त्र एक विषय वस्तु है, विषय भी है वस्तु भी है, जो दुर्लभ संसाधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं के विवेकशील प्रयोग पर केंद्रित है, जिससे आर्थिक कल्याण अधिकतम हो, यानी जिससे मनुष्य का आर्थिक कल्याण अधिकतम हो। यानी मार्शल की परिभाषा यहाँ पे प्रयोग की जाती है। केवल हम ये कहने लगे कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है एडम स्मिथ के अनुसार, क्योंकि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्मदाता माना जाता है, लेकिन उसके अनुसार इस चीज़ को प्रॉपर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मानव कल्याण भी उसके अंदर आवश्यक होता है। वो अर्थशास्त्र को जब भी थोड़ा बहुत पूरा कर सकता है, यानी अर्थशास्त्र की व्याख्या स्पष्ट हो सकती है। इसके अंदर इन दोनों बातों को ध्यान में हम रखेंगे।
आगे आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र, वो अगली वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।